राजस्थान RAS के लिए जो टॉप क्वेश्चंस हैं वो हम देखने जा रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक हमारा वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इसके ऊपर हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आई होप आपको पसंद आएगा और पिछले 2 वीडियो भी आपको पसंद आ रहे हैं, तो इसको भी देखें, शेयर करें और जिसको ज़रूरत है उसके साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि एनीमोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग किस काम में किया जाता है? हवा की दिशा ज्ञात करने में, तो ये गलत है। नमी मापने में हाइग्रोमीटर करते हैं। कौन सा मीटर? हाइग्रोमीटर, तो ये भी गलत हो जाएगा। और हवा की गति मापने में किया जाता है एनीमोमीटर का उपयोग। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सीमेंट के सेटिंग समय को जोड़कर कम किया जा सकता है? देखिए, सीमेंट तो आप जानते होंगे, विक्रम सीमेंट आता है, अंबुजा सीमेंट आती है और भी बहुत तरह की सीमेंट आती है। ठीक है, तो सीमेंट का सेटिंग टाइम से यहाँ तात्पर्य यह है कि सीमेंट कितनी देर में सूख जाएगी, कितनी देर में वो कठोर हो जाएगी, उसी को सेटिंग टाइम बोलते हैं। तो इन 4 ऑप्शनों में से वह क्या है जिसके अंदर सीमेंट के अंदर जिसको मिला दिया जाए तो उसका जो सेटिंग टाइम है, सूखने का जो टाइम है, उसको कम किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि जिप्सम को जोड़कर सीमेंट के सूखने का जो समय है उसको कम किया जा सकता है। और इसको जिप्सम के अलावा कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेटेड भी कहा जाता है, और जिसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है CaSO4.2H2O। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस माध्यम में ध्वनि यानी कि साउंड की जो गति है वो अधिकतम होती है? तो यहाँ पर ये नहीं पूछा है कि ठोस में, द्रव में या गैस में। यहाँ तीनों में से कौन से माध्यम में सर्वाधिक ध्वनि की गति होती है? तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के अंदर जो ध्वनि की जो गति होती है वो सर्वाधिक होती है। अगर आपसे पूछते कि ठोस में सर्वाधिक गति किसमें होती है, तो ठोस में तो एल्युमिनियम हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा। और अगर द्रव में पूछे तो द्रव में हो जाएगा पानी। और अगर गैस में पूछे तो गैस में हो जाएगा हीलियम। क्या हो जाएगा? हीलियम, सॉरी हीलियम नहीं होगा, इसके अंदर हो जाएगा हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा? गैसों में हाइड्रोजन के अंदर ध्वनि जो गैस है उसके जो ध्वनि की जो गति है वो सर्वाधिक होगी। द्रवों के अंदर पानी के अंदर सर्वाधिक होगी और ठोस के अंदर एल्युमिनियम में सर्वाधिक होगी। और तीनों का कंपेयर किया जाए तो सबसे ज़्यादा किसमें होगी? एल्युमिनियम में होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। नया क्वेश्चन है तो एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव अंडाणु टिम में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? तो ये तो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो 23 जोड़े गुणसूत्रों की संख्या होती है। कितनी होती है? 23 जोड़े। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कितने होते हैं? 23 होते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ी कोशिकाओं में से जो कोशिका है उसका क्या नाम है, तो मानव अंडाणु है। और मानव अंडाणु का खोज कब किया गया था? तो 1827 में किसने किया था? अर्नेस्ट वॉन बेयर ने। किसने किया था? अर्नेस्ट वॉन बेयर ने किया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सी ग्रंथि हेपारिन नामक एक स्कंदन रोधी उत्पन्न करती है जो रक्त वाहिकाओं में स्कंदन को रोकती है? स्कंदन क्या होता है? जो ब्लड होता है, जो खून होता है, जैसे आपके कोई कट चीरा वीरा लग जाता है तो खून थोड़ी देर बाद में बहना रुक जाता है। तो वो वो बहना रुक जाता है, वो किसके कारण रुक जाता है? वो हेपारिन के कारण रुक जाता है। तो हेपारिन एक स्कंदन रोधी है जो कि रक्त वाहिकाओं में बहता रहता है, और जब आपका जो ब्लड होता है, खून होता है, वो किसी कट या चीरे के कारण बहता है तो उसको रोकने में सहायक होता है। तो इसका जो स्रावित है वो कौन करता है? इसका श्रावण कहाँ होता है? तो इसका श्रावण होता है यकृत के अंदर। कहाँ पर? यकृत में होता है। और यकृत को क्या कहा जाता है? तो यकृत को कहा जाता है लीवर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अगर आपसे पूछी जाए तो वो भी यकृत ही होती है, लीवर ही होती है। और इसका जो अगर कलर आपसे पूछी जाए तो इसका जो कलर होता है वो रेड ब्राउन दोनों मिक्स में होता है।
रेड ब्राउन कलर इसका होता है। और ये जो बॉडी होती है, शरीर होता है, दाईं ओर आमाशय के ऊपरी हिस्से में होता है। दाईं ओर आमाशय, जो आमाशय होता है उसके ऊपरी हिस्से के अंदर होता है और इस तरह का होता है ये, ठीक है, इस तरह का। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और यकृत क्या स्रावित करता है? तो पित्त, जो पित्त रस है वो स्रावित करता है, जो भोजन को पचाने में काम आता है। भोजन को नहीं, सॉरी, जो पित्त रस होता है वो वसा के पाचन में, जो खाने में जो वसा होती है उसको पचाने में काम आता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपक में जो बत्ती जलती है उसमें तेल ऊपर उठने का क्या कारण है इनमें से? तो उसमें ऊपर उठने का सबसे बड़ा कारण क्या है? वो है केशिकार्षण। यानी कि कई बार आपने देखा होगा कि जो बत्ती होती है उसको घी के अंदर डबो के जब देह में जलाते हैं तो वो तेल जब ऊपर आता रहता है और बत्ती जलती रहती है। तो इसी जो बल होता है इसको केशिकात्व बल भी कहते हैं, यानी कि कैपिलरी एक्शन। क्या बोलते हैं? कैपिलरी एक्शन, जिसके कारण जो तेल है वो बाती के माध्यम से ऊपर आता रहता है और जलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेशम के कीड़े के जीवन चक्र और उसमें तंतुओं के उत्पादन के बारे में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही नहीं है? तो रेशम तो आपको पता ही है कि रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है। और रेशम का कीड़ा कहाँ पर अपना जीवन यापन करता है? तो शहतूत के पेड़ के ऊपर। किसके ऊपर? शहतूत के पेड़ के ऊपर। तो रेशम के रेशे कैटरपिलर द्वारा स्रावित प्रोटीन से प्राप्त होते हैं, तो बिल्कुल सही है। रेशम कीट के कोकून से रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। और रेशम कीटों के लार्वा को कैटरपिलर कहा जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। प्यूपा विकसित होकर कैटरपिलर बन जाता है, तो ये गलत है, क्योंकि इसका एक प्रॉपर जीवन चक्र होता है। उसमें सबसे पहले तो होते हैं अंडे, यानी कि एग्स के बाद बनता है कैटरपिलर। क्या बनता है? कैटरपिलर बनता है। कैटरपिलर के बाद बनता है प्यूपा, और प्यूपा के बाद बनता है प्रॉपर रेशम का कीड़ा। तो ये है इसका प्रोसेस। इसलिए प्यूपा विकसित होकर कैटरपिलर नहीं बनता, बल्कि कैटरपिलर विकसित होकर प्यूपा बनता है। तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा प्यूपा विकसित होकर कैटरपिलर बन जाता है, क्योंकि ये गलत पूछा है। कौन सा सही नहीं है, मतलब गलत पूछा है, तो ये ही गलत हो जाएगा, क्योंकि प्यूपा कैटरपिलर नहीं बनता बल्कि कैटरपिलर प्यूपा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी फसल करनाल बंट रोग से संबंधित है? तो जो करनाल बंट रोग होता है वो गेहूं के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? जो गेहूं होता है हमारा, जो वीट होता है, वीट को ही गेहूं कहा जाता है, तो इसके अंदर करनाल बंट रोग होता है, जिसके कारण जो कवक होता है, ये करनाल बंट एक कवक होता है, और फूल आने पर ठीक है, गेहूं के अंदर फूल आ गए, और फूल आने पर जो फल आता है, ठीक है, फल आता है उसको क्या कर देता है? संक्रमित कर देता है, जिससे जो फसल की उत्पादन क्षमता है उसको कम कर देता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊंटों में सुरा रोग का कारण क्या है? तो ऊंटों के अंदर जो सुरा रोग है उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के कारण जो ऊंट होता है, कैमल होते हैं, उनके सुरा रोग होते हैं। क्या होते हैं? सुरा रोग। इस बीमारी में क्या होता है, इसको अगर इंग्लिश में देखें, ठीक है, वैज्ञानिक नाम अगर इसका देखें इस सुरा रोग का, तो उसको बोलते हैं ट्रिपिनोसोमा इवांसी। ठीक है, क्या बोलते हैं? ट्रिपेनोसोमा और इवांसी वैज्ञानिक नाम है इस रोग का। सुरा रोग का वैज्ञानिक नाम ट्रिपेनोसोमा इवांसी, जो कि प्रोटोजोआ के कारण फैलता है। और यह बीमारी ऊंटों के साथ साथ किसमें? घोड़ों और कुत्तों में भी फैलती है, कुत्तों में भी फैल सकती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर क्या होता है कि खून की कमी आ जाती है, वजन में कमी आ जाती है, गर्भपात भी हो जाता है और मृत्यु तक हो सकती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है? तो नहीं है पूछ रहा है, ठीक है, तो मतलब गलत मिलान पूछ रहा है ये। तो इसको गोला कर ले, नहीं है, सही है, ताकि आपका क्वेश्चन है वो आंसर, जो आपका क्वेश्चन का आंसर है वो गलत होने के चांसेस बिल्कुल न के बराबर हो जाए। पारा से जो पारा होता है उसे मीनामाता रोग होता है, तो ये तो बिल्कुल सही है, अपन को गलत बताना है। कैडमियम है तो कैडमियम से इटाई रोग होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। नाइट्रेट आयन है उससे ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। फ्लोराइड आयन, तो फ्लोराइड से अपच नहीं होता है, बल्कि फ्लोराइड से
ओस्ट जो हड्डियों का रोग होता है, हड्डियां इसमें कमजोर हो जाती हैं, हड्डियों का रोग होता है फ्लोराइड से। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्लोराइड आयन। ठीक है, क्योंकि जो अत्याहार और बहुत जल्दी जल्दी खाने के कारण होने वाला जो वो होता है वो तो अपच हो गया, लेकिन फ्लोराइड के अंदर जो हड्डियां होती हैं वो कमज़ोर हो जाती है, मतलब कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनिमोफिली द्वारा परागण को संदर्भित करता है। जो एनिमोफिली होता है वो पराग कण को संदर्भित करता है वायु के माध्यम से। किसके माध्यम से? वायु के माध्यम से। एक प्रकार का अजैविक परागण होता है जो वायु से वितरित होता है। जो आम का जो पौधे होते हैं उनके अंदर एनेमोफिलस पौधे हैं, आम के जो पौधे हैं, उसके अलावा ओक है, ठीक है, और भी बहुत सारी पौधे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हमारा जो आंसर है वो ये हो जाएगा कि एनेमोफिली वायु के द्वारा परागकण को संदर्भित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पौधे का तना भूमिगत है? तो इन चार में से कौन सा पौधा है जिसका जो तना है वो भूमिगत होता है? ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा जो केले का पौधा होता है वो भूमिगत संशोधित होता है। अब आपने देखा होगा केले के पौधे तो सीधे खड़े होते हैं, लेकिन वो बाद में होते हैं सीधे खड़े। पहले तो वो ऐसे क्षैतिज दिशा के अंदर लगाए जाते हैं, उसके बाद वो सीधे खड़े होते हैं। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा केला। और केले का जो तना होता है वो होता है भूमिगत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु जगत के आर्थ्रोपोडा संघ से अंतर्गत आता है? तो हमारे केकड़े सांप आते हैं। कौन आते हैं? केकड़े सांप। और आर्थ्रोपोडा जो संघ है वो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ माना जाता है, सबसे बड़ा संघ माना जाता है आर्थ्रोपोडा संघ। इसके अंदर कौन कौन, जैसे कॉकरोच आ गया, झींगा आ गया, केकड़ा तो हमने आंसर करके देख ही लिया, उसके बाद बिच्छू आ गया, सेंटीपीड आ गया, मक्खी वगैरह आ गई। तो ये होते हैं आर्थ्रोपोडा संघ के प्रमुख जीव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आनुवंशिकता की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? तो जीवन की जो कार्यात्मक इकाई और मूल संरचनात्मक इकाई है वो क्या है? वो तो है कोशिका, जीवन की। लेकिन अगर आनुवंशिकता की पूछे, आनुवंशिकता यानी कि जेनेटिक्स या जेनेटिकली अगर पूछे, तो वो उसकी मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक जो इकाई होती है वो होती है जीन। ठीक है, अगर जीवन की पूछे तो कोशिका होती है, लेकिन अगर आनुवंशिकता की पूछे तो होती है जीन। तो हमारा आंसर हो जाएगा जीन। और ठीक है, तो ये थे हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस। आई होप आपको ये पसंद आए होंगे, और पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हैप्पी दुल्हन डे। थैंक यू सो मच।